नमस्कार। स्वयं कोश पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कुश कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक बायोटेक्नोलॉजी विभाग, अमिटी यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़। आज के व्याख्यान का विषय है भोपाल गैस त्रासदी, एक मामले का अध्ययन। इससे पहले वाले विषय में आपने पढ़ा था सुनामी 2004 मामले का अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, भोपाल गैस त्रासदी, एक मामले का अध्ययन। शुरू करने से पहले समझते हैं आज की विषय तालिका। आज के विषय में हम देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी का परिचय, त्रासदी के कारण, त्रासदी का प्रभाव और परिणाम, सरकार और कॉरपोरेट की प्रतिक्रिया, इनसे सीखे गए सबक, केस अध्ययन का विश्लेषण। इसके पश्चात हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आइए समझते हैं इस अध्ययन का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है या क्यों जरूरी है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। एक बड़ी औद्योगिक आपदा के कारण और परिणामों को समझने में यह मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में मानवीय त्रुटि, लापरवाही और नियामक विफलताओं की भूमिका का विश्लेषण करने में यह आपको मदद करेगा। व्यक्ति, समुदाय और पर्यावरण पर औद्योगिक आपदाओं के प्रभाव को समझने में यह मदद करेगा। प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना, सरकार और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा संकटों का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आपसे जानकारी मिलेगी। भोपाल गैस त्रासदी में योगदान देने वाले प्रमुख कारण की पहचान हम करेंगे। उस समय लागू सुरक्षा उपाय और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं की प्रभावशीलता का हम आकलन करेंगे। दीर्घकालिक प्रभाव और पर्यावरण प्रभाव पर जो विश्लेषण है हम उस पर बात करेंगे। आपदा स्थितियों में निगमों और सरकारी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों का मूल्यांकन भी करने में यह अध्ययन आपको मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। भारत के मध्य प्रदेश में उपस्थित भोपाल शहर में 3 से 4 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें तुरंत चली गई थी तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC के नाम से भी जानते हैं, यह एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या लगभग 2,259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि यह संख्या लगभग 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर ही हो गई थी। लगभग अन्य मौतें लगभग 12,000 के आसपास, इनकी मौतें भी गैस के रिसाव से हुई थी तथा उससे उत्पन्न अन्य बीमारियों की वजह से। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव के करीब लगभग 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। 3,900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए थे। 3 दिसंबर 1984 को भारत के भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से तुरंत कम से कम 2,500 से लेकर 3,800 लोगों की मौत हुई थी और कई हजार लोगों के समय से पहले ही मौतें हुई थी आने वाले समय पे। इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना में शामिल यह घटना में कंपनी ने तुरंत खुद को कानूनी जिम्मेदारियों से अलग करने की कोशिश की। अंततः उसने उस देश के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता के माध्यम से भारत सरकार के साथ समझौता किया और नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की। इस तरह इसने मुआवजे में लगभग $470 मिलियन का भुगतान उस वक्त किया, जो जोखिम के दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम और लोगों की संख्या के अनुमान के आधार पर अपेक्षाकृत बहुत ही छोटी राशि थी। आपदा में पर्यावरण सुरक्षा, समान दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारण रणनीतियाँ, औद्योगिक आपदा तैयारियों के लिए लागू करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं का संकेत दिया। इस आपदा से भारत ने तेजी से औद्योगिकरण का अनुभव किया। हालांकि
सरकारी नीति और कुछ उद्योग के व्यवहार में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए, लेकिन तेजी से और खराब विनियमित औद्योगिक विकास इनसे पर्यावरण के लिए बड़े-बड़े खतरे भी उत्पन्न हुए। पूरे भारत में महत्वपूर्ण प्रतिकूल मानव स्वास्थ्य परिणामों के साथ-साथ व्यापक पर्यावरण गिरावट जारी रहा। आइए भोपाल गैस त्रासदी के इतिहास के बारे में थोड़ा बात करें और समझें कि यह किस घटनाक्रम की वजह से शुरू हुआ। सन 1969 में यूसीआईएल कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना खोला गया। इसके पश्चात इस कारखाने को खोलने से पहले 1970 के दशक में भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को स्थानीय उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां शुरू की थी, जिसके तहत यह उद्योग स्थापित हुआ था। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को सेविन के निर्माण के लिए यह संयंत्र बनाने के लिए कहा गया था, जो आमतौर पर पूरे एशिया में उपयोग की जाने वाली एक कीटनाशक है। सौदे के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने ये जोर देकर कहा कि निवेश का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत स्थानीय शेयरधारकों से आता है और कंपनी की सहायक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया में सरकार की 22% हिस्सेदारी थी। कंपनी ने अपने केंद्रीय स्थान, परिवहन के बुनियादी ढांचे के कारण भोपाल में संयंत्र का निर्माण करने का निर्णय लिया। शहर के भीतर विशिष्ट स्थल को हल्के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जोन घोषित किया गया था, खतरनाक उद्योगों के लिए नहीं। बट संयंत्र को शुरू में केवल एक रसायन को अपेक्षाकृत कम मात्रा में कीटनाशक के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्योग ने गलत तरीके से उपयोग किया, जैसे कि मूल कंपनी से आयातित एमआईसी, जिसका उपयोग कर कीटनाशक बनाया जाना था। हालांकि रासायनिक उद्योग में प्रतिस्पर्धा के दबाव में यूसीआईएल को बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अनुसार अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पाद के निर्माण को लागू करने के लिए प्रेरित किया गया। यह स्वाभाविक रूप से एक अधिक परिष्कृत और खतरनाक प्रक्रिया थी। 1980 के दशक में उपमहाद्वीप में व्यापक फसल विफलताओं और अकाल के कारण ऋण में वृद्धि हुई थी और किसानों के लिए कीटनाशक में निवेश करने के लिए पूंजी की कमी आई थी। 1984 में कीटनाशकों की मांग में कमी के कारण संयंत्र में अपनी उत्पादन क्षमता को 1/4 स्तर पर कम किया। इस वजह से सेविन का निर्माण वह कम कर रहा था। स्थानीय प्रबंधकों को लाभप्रदता की कमी के कारण या उद्योग में होने वाले लाभ में आई कमी के कारण जुलाई 1984 में संयंत्र को बंद करने और इससे बिक्री के लिए तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया। जब कोई तैयार खरीदार नहीं मिला तो यूसीआईएल ने कारखाने के प्रमुख उत्पादन इकाइयों को नष्ट करने या उसे बंद करने और दूसरे विकासशील देशों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई। लेकिन संघर्षरत उद्योग पर भारी औद्योगिक सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण बोझ डालने के लिए मौन रही, क्योंकि उसे इतने बड़े नौकरी प्रदाता के आर्थिक नुकसान का डर था। यही वह कुछ प्रारंभिक बिंदुएं थे जिनकी वजह से इस बड़े औद्योगिक घटना का शुरुआत हुआ। आइए समझते हैं इस त्रासदी के कारण। संयंत्र की स्थापना के तुरंत बाद संयंत्र समाचारों में रहा। 1976 में स्थानीय ट्रेड यूनियनों ने संयंत्र के भीतर प्रदूषण की शिकायत की थी। इसके पश्चात 1980 में संयंत्र के पाइप के नियमित रखरखाव का काम करते समय एक कर्मचारी पर गलती से फॉस्जीन छलकने की खबर आई थी। इसके पश्चात 1982 में जनवरी माह में फॉस्जीन के रिसाव से 24 कर्मचारी इसके संपर्क में आए थे, जिनमें से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जांच से पता चला था किसी भी कर्मचारी को सुरक्षात्मक मास्क पहनने के आदेश नहीं दिए गए थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा चूक थी। 1982 में फरवरी माह के आसपास एमआईसी रिसाव से 18 कर्मचारी प्रभावित हुए थे। फिर 1982 में अगस्त माह पे एक रासायनिक इंजीनियर तरल एमआईसी के संपर्क में आया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर का 30% से अधिक हिस्सा जल गया। 1982 में ही अक्टूबर माह में रिसाव को रोकने के प्रयास में एमआईसी पर्यवेक्षक को गंभीर रासायनिक जलन का सामना करना पड़ा था। इस तरह से कुछ यह शुरुआती घटना थे जो कंपनी के सुरक्षा उपायों की निम्न स्तर जानकारी प्रदान करता है। नवंबर 1984 तक कारखाने से कई सुरक्षा उपकरण या तो ना वो ठीक हालात में थे, ना ही सुरक्षा के अन्य मानकों को वह पालन करते थे। स्थानीय समाचार पत्रों के
पत्रकारों के रिपोर्ट के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी भाषा में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज़्यादातर कर्मचारियों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। इस वजह से वह समस्याओं को समझने में उनको कठिनाई महसूस होती थी। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह था कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज़्यादा एमआईसी गैस भरी हुई थी, जो उसकी क्षमता से अधिक थी, तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री तक पहुंच गया था। मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया। 1984 दिसंबर को रात लगभग 11 बजे के आसपास, जब भोपाल के 10 लाख निवासी में से अधिकांश सो गए, इस वक्त संयंत्र के एक ऑपरेटर ने मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का एक छोटा सा रिसाव और एक भंडारण टैंक के अंदर दबाव बढ़ता हुआ देखा। एमआईसी प्रणाली से विषाक्त निर्वहन को बेअसर करने के लिए एक सुरक्षा उपकरण वेंट गैस स्क्रबर का उपयोग किया जाता था, जो पहले ही बंद हो गए थे। इसे बंद हुए लगभग 3 सप्ताह हो गया था। एक दोषपूर्ण वाल्व और था जिसने आंतरिक पाइप की सफाई के लिए संग्रहित 1 टन पानी को 40 टन एमआईसी के साथ मिश्रण करने में मदद की। अगर यह वाल्व दुरुस्त होता तो पानी का मिश्रण एमआईसी के साथ नहीं होता। 30 टन की शीतलक इकाई, जो आमतौर पर एमआईसी भंडारण टैंक को ठंडा करने के लिए उपयोग के घटक के रूप में काम करता था, इसको संयंत्र के दूसरे हिस्से में उपयोग के लिए शीतलक को सुखा दिया गया था। इसका मतलब यह शीतलक इकाई अपने मूल वर्क पर नहीं थी, अपने मूल कार्य को अंजाम नहीं दे रही थी। टंकी में जोरदार ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया के दबाव से गर्मी का निर्माण जारी रहा और उसका तापमान बढ़ता रहा। गैस फ्लेयर सुरक्षा प्रणाली काम नहीं कर रही थी और 3 महीने से बंद रखी थी। इस वजह से 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को टैंक E690 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया। इतने अधिक तापमान की वजह से विषैले गैस का रिसाव वातावरण में होना शुरू हुआ। 45 से 60 मिनट के अंतराल के लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। यह जहरीली गैस का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्व दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैस के बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। संभवतः मिग के उपरांत गैस के बादल में फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। रात्रि लगभग 1 बजे 3 दिसंबर की रात संयंत्र के चारों ओर जोरदार गड़गड़ाहट हुई और कुछ ही घंटों में भोपाल की सड़कें मानव शव, भैंसें, गायों, कुत्तों, पक्षियों के शव से भर गई। अनुमानित 3,800 लोग तुरंत मारे गए थे। ज़्यादातर यूसीसी संयंत्र से सटे गरीब स्लम कॉलोनी में रहने वाले लोग थे। स्थानीय अस्पताल जल्द ही घायलों से भर गए। संकट इस बात की जानकारी की कमी से और बढ़ गया कि वास्तव में इस घटना में कौन सी गैस शामिल थी। इसकी प्रारंभिक जानकारी किसी को नहीं थी और इसके प्रभाव क्या थे। यह इतिहास की सबसे खराब रासायनिक आपदाओं में से एक बन गई और भोपाल का नाम औद्योगिक आपदा का पर्याय बन गया। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी, अतः आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दौर में सीबीआई तथा सीएसआई द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। इस घटना से शायद सरकार का संबंध हो, इसलिए इसकी जांच पूरी नहीं हो पाई। भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैली गैस से सीधी रूप से प्रभावित हुई थी, जिसमें लगभग 2 लाख लोग 15 वर्ष से कम आयु के थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं इनसे प्रभावित हुई थी। उन्हें शुरुआती दौर में खांसी, उल्टी, आँखों में जलन और घुटन का अनुभव हुआ। लगभग 2,159 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक मौत हुई थी। यूसीसी संयंत्र दुर्घटना द्वारा पहले कुछ दिनों में मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान लगभग 10,000 का है और बाद के कुछ दशकों में यह अनुमान 15,000 से 20,000 तक है। भारत सरकार ने बताया कि आधे मिलियन से अधिक लोग गैस के संपर्क में उस वक्त आए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद किए गए
कई महामारी विज्ञान अध्ययनों से पता चला कि आबादी में महत्वपूर्ण रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। इसे समझने के लिए आप तालिका एक अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। यह स्वास्थ्य पर प्रारंभिक और देर से होने वाले प्रभावों का सारांश आपको प्रदान करता है। आइए समझते हैं इस त्रासदी का प्रभाव और परिणाम। यूसीआईएल और भोपाल अधिकारियों के बीच समय पर सूचना के आदान प्रदान की कमी के कारण शहर के हमीदिया अस्पताल को पहले बताया गया था कि गैस रिसाव में अमोनिया फिर फॉक्सिन होने का संदेह है। फिर उन्हें बताया गया कि यह एमआईसी था, जिसके बारे में अस्पताल के कर्मचारियों ने कभी सुना नहीं था, जिसके लिए कोई मानक नहीं था और इसके बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली थी। प्रयोगशाला सिमुलेशन स्थितियों के आधार पर एमआईसी के अलावा गैस बादल में संभवतः क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोमेथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मिथाइलमाइन, डाइमिथिलमाइन, ट्राइमिथिलमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल थे, जो या तो टैंक में मौजूद थे या एमआईसी, क्लोरोफॉर्म और पानी की प्रक्रिया के दौरान भंडारण टैंक में उत्पन्न हुए। गैस बादल, जो मुख्य रूप से हवा से सघन पदार्थों से बना है, जमीन के करीब रहा और दक्षिण पूर्व दिशा में फैलता चला गया, जिससे आसपास के समुदाय प्रभावित हुए। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के तरल या ठोस एरोसोल का उत्पादन किया हो सकता है। एमआईसी गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश शहरवासियों को गैस के संपर्क में आने से ही रिसाव के बारे में पता चला। संपर्क में आने के शुरुआती प्रभाव में खांसी, आंखों में गंभीर जलन और घुटन की समस्या थी। श्वसन पथ में जलन, ब्लेफेरोपाइप्स, सांस फूलना, पेट में दर्द और उल्टी थे। इन लक्षणों से जागने वाले लोग प्लांट से भाग गए। जो लोग भागे उन्होंने उन लोगों की तुलना में अधिक सांसें ली जिसके पास सवारी करने के लिए वाहन था। अपनी ऊंचाई के कारण बच्चे और छोटे कद के अन्य लोगों से अधिक सांद्रता में सांस ली। अगली सुबह तक हजारों लोग मर चुके थे। मौतों के मुख्य कारण दम घुटना, रिफ्लेक्सोजेनिक सर्कुलेटरी पतन और फुफ्फुसीय शोफ थे। शव परीक्षण के दौरान न केवल फेफड़ों में बल्कि मस्तिष्क, शोफ, गुर्दे के ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यकृत के वसायुक्त अधपतन और नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस में भी परिवर्तन पाए गए थे। जब तक सूरज उगा, कुछ लोग तो कहते हैं कि हजारों मृत पड़े हुए थे। कई सड़कों पर, कई अपने घरों में फटी हुई रजाइयों के नीचे फूले हुए पेट वाले शव सड़ने लगे थे, जिससे गिद्ध और कुत्ते आकर्षित हो रहे थे। कुछ ही दिनों में आसपास के पेड़ बंजर हो गए, फूले हुए और जानवरों से शवों को नष्ट करना पड़ा। 1,70,000 लोगों का अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में इलाज किया गया। लगभग 2,000 भैंसें, बकरियां और अन्य जानवरों को इकट्ठा करके दफनाया गया। आपूर्तिकर्ताओं की सुरक्षा चिंता के कारण भोजन सहित आपूर्ति कम हो गई। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे आपूर्ति में और कमी आ गई। आपदा के तुरंत बाद यूसीसी ने गैस रिसाव की जिम्मेदारी से खुद को अलग करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इसकी मुख्य रणनीति यूसीआईएल पर दोष मढ़ना था, यह कहते हुए कि संयंत्र पूरी तरह से भारतीय सहायक कंपनी द्वारा बनाया गया और संचालित किया गया। इसने पहले से अज्ञात सिख चरमपंथी समूहों और असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ से जुड़े परिदृश्य भी गढ़े गए, लेकिन इस सिद्धांत को कई स्वतंत्र स्रोतों द्वारा चुनौती दी गई। जहरीला धुआं अभी छटा भी न था कि 7 दिसंबर को एक अमेरिकी वकील ने अमेरिकी अदालत में पहला बहु-अरब डॉलर का मुकदमा दायर कर दिया। यह वर्षों तक चलने वाली कानूनी चालों से शुरुआत थी, जिसमें त्रासदी के नैतिक निहितार्थ और भोपाल के लोगों पर इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया। मार्च 1985 में भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम और अधिनियमित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुर्घटना से उत्पन्न दावों का शीघ्र और न्याय संगत तरीके से निपटारा किया जाए। अधिनियम ने सरकार को भारत के भीतर और भारत दोनों जगह कानूनी कार्यवाही में पीड़ितों का एकमात्र प्रतिनिधि बनाया। अंततः सभी मामलों को पीठासीन अमेरिकी न्यायाधीश के फैसले के तहत अमेरिकी कानून प्रणाली से बाहर किया गया और पूरी तरह से भारतीय क्षेत्राधिकार में डाल दिया गया, जिससे घायल पक्षों को बहुत नुकसान हुआ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता में हुए एक समझौते में यूसीसी ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की और पूर्ण अंतिम समझौते के रूप में दावेदारों को वितरित करने के लिए भारतीय सरकार को $470 मिलियन का भुगतान करने की सहमति हुई।
यह आंकड़ा आंशिक रूप से विवादित दावे पर आधारित है। केवल 3000 लोग मारे गए और 1,02,000 को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, जबकि अनुमानित संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। हर मोड़ पर यूसीसी ने पीड़ितों को नुकसान के लिए वैज्ञानिक डेटा में हेरफेर किया, अस्पष्टता और रोक लगाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि आज तक कंपनी ने यह नहीं बताया कि उस दिसंबर की रात को शहर को घेरने वाले जहरीली बादल में वास्तव में क्या था। जब एमआईसी 200 डिग्री तापमान के संपर्क में आता है तो यह खराब एमआईसी में बनता है, जिसमें अधिक घातक हाइड्रोजन साइनाइड होता है। स्पष्ट प्रमाण थे कि भंडारण टैंक का तापमान आपदा में इस स्तर तक पहुंच गया। कुछ पीड़ितों ने खून और विसरा का चेरी लाल रंग तीव्र साइनाइड विषाक्तता की विशेषता बताई थी। इसके अलावा कई लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट के प्रशासन पर अच्छी प्रतिक्रिया दी, जो साइनाइड विषाक्तता के लिए एक प्रभावी चिकित्सा है, लेकिन एमआईसी जोखिम के लिए नहीं है। यूसीसी द्वारा एचसीएन की उपस्थिति को सख्ती से नकार दिया गया था और यह शोधकर्ताओं के बीच अनुमान का विषय बना। आगे की अपमानजनक बात यह है कि यूसीसी ने आपदा के बाद अपने भोपाल प्लांट में काम करना बंद किया, लेकिन औद्योगिक स्थल को पूरी तरह से साफ करने में विफल रही। प्लांट में कई जहरीले रसायन, भारी धातु लीक हो रही थी, जो स्थानीय जलभृतों में पहुंच रही थी। कंपनी द्वारा भोपाल के लोगों के लिए छोड़ी गई विरासत में अब खतरनाक रूप से दूषित पानी भी शामिल हो गया था। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा है। इसलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को जानने का काम सौंपा गया। इस त्रासदी के पश्चात सरकार और कॉरपोरेट की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए इस बातों को समझें। सरकार और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन दोनों द्वारा भोपाल गैस त्रासदी की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण कमियों और विवादों से चिन्हित रही। सरकार की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से थी। प्रारंभिक प्रतिक्रिया। प्रारंभिक सरकारी प्रतिक्रिया अराजक और अपर्याप्त थी। आपदा के पैमाने को पहचानने में देरी हुई और निकासी के प्रयासों को अव्यवस्थित कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई। भारत सरकार से पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हुए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके परिणाम स्वरूप एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। क्षतिपूर्ति। सरकार ने अंततः यूनियन कार्बाइड से $470 मिलियन का समझौता किया, लेकिन कई आलोचकों ने तर्क दिया कि यह राशि नुकसान की भरपाई करने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। राहत के प्रयास। सरकार ने राहत शिविरों की स्थापना और पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की, लेकिन इस प्रयासों की अक्सर अपर्याप्तता होने के कारण आलोचना की जाती रही। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले तथा साथ ही कई नए निजी संस्थान भी खोले। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज़्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वे इस रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। 1988 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। त्रासदी के 2 दिन पश्चात ही राज्य सरकार ने राहत कार्य आरंभ किया। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1,40,00,000 धनराशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2003 के अंत तक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार 5,54,895 घायल लोगों को व 15,310 मृत लोगों के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया। इस घटना में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए समझते हैं। इनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया में यूनियन कार्बाइड की प्रारंभिक प्रतिक्रिया की धीमी और अपर्याप्त होने के लिए भी आलोचना की गई थी। कंपनी पर आपदा की गंभीरता को कम करने के आरोप लगे थे। कानूनी लड़ाई। यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के कानूनी दावों को जोरदार ढंग से लड़ा। यह तर्क देते हुए तोड़फोड़ गैस रिसाव के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने इस तरह के तर्क दिए। निपटान। भारी दबाव में यूनियन कार्बाइड अंततः $470 मिलियन के निपटान के लिए सहमत हो गया, लेकिन कंपनी ने दायित्व से इनकार करना अभी भी जारी रखा। सार्वजनिक छवि। संकट से निपटने के कारण कंपनी की छवि को अपूर्णीय क्षति हुई। भोपाल गैस त्रासदी ने औद्योगिक आपदाओं के लिए सरकार और निगमों की प्रतिक्रिया की सीमाओं को उजागर कर दिया। तैयारी की कमी।
अपर्याप्त राहत प्रयास, लंबी कानूनी लड़ाई ने पीड़ितों और समुदाय पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस पूरी घटनाक्रम से सीखे हुए सबक, कुछ मुख्य सीखे हुए सबक इस प्रकार से हैं। रखरखाव और सुरक्षा। यह आपदा खतरनाक उद्योगों में कठोर रखरखाव और सुरक्षा प्रतिक्रियाओं के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सुरक्षा अवसंरचना, इसमें आपात स्थितियों को रोकने, प्रतिबंधित करने में सक्षम मजबूत सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आपातकालीन तैयारी, जैसे संयंत्र और समुदाय दोनों के लिए प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का अभाव एक बड़ी विफलता थी। संचार महत्वपूर्ण है। कैसे? इस घटना ने कंपनियों, प्राधिकारियों और जनता के बीच स्पष्ट संचार के महत्व को रेखांकित किया, विशेष रूप से संभावित जोखिम के संबंध में। कॉरपोरेट उत्तरदायी भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भोपाल आपदा ने कॉरपोरेट, विशेषकर बहुराष्ट्रीय परिचालकों के नैतिक उत्तरदायित्व को सामने ला दिया। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। इस आपदा से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिससे औद्योगिक गतिविधि में पर्यावरणीय चेतना की आवश्यकता पर बल मिलता है। वैश्वीकरण बनाम स्थानीय संदर्भ। बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए यह आपदा वैश्विक स्तर पर उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए स्थानीय संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता होने की आवश्यकता का सबक था। भोपाल की घटना से पता चला कि सुरक्षा नियमों में समवर्ती विकास के बिना विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण का विस्तार भयावह परिणाम दे सकता है। आपदा ने प्रदर्शित किया कि औद्योगिक खतरे और विषाक्त प्रदूषण की स्थानीय समस्याएं अक्सर वैश्विक बाजार की गतिशीलता से जुड़ी हुई हैं। यूसीसी का सेविन उत्पादन संयंत्र मध्य प्रदेश में अमेरिका में पर्यावरण नियमों से बचने के लिए नहीं, बल्कि बड़े और बढ़ते भारतीय कीटनाशक बाजार का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था। हालांकि जिस तरह से परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया, उससे विकासशील देशों में काम करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दोहरे मानक के अस्तित्व का पता चला। खतरनाक उद्योगों के लिए लागू करने योग्य समान अंतर्राष्ट्रीय परिचालन नियम भोपाल में सुरक्षा में काफ़ी सुधार के लिए एक तंत्र प्रदान किया। लागू किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मानक भारत में कीटनाशकों और अन्य जहरीले रसायन के निर्माण जैसे खतरनाक गतिविधियों में लगी व्यक्तिगत कंपनियों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक मानदंड प्रदान किया। स्थानीय सरकारें स्पष्ट रूप से शहरी क्षेत्र में औद्योगिक सुविधाओं को स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकती, चाहे समय के साथ भूमि उपयोग में कोई भी बदलाव क्यों ना हो। उद्योग और सरकार को स्थानीय समुदाय को उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में रुग्णता, मृत्यु दर और भौतिक नुकसान को कम करने के लिए चिकित्सा और अन्य सेवाएं प्रदान कर सकें। 1984 में भोपाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत कमज़ोर था। नल का पानी दिन में केवल कुछ घंटों के लिए उपलब्ध था और उसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। कार्यशील सीवेज प्रणाली न होने से अनुपचारित मानव अपशिष्ट को पास की झीलों में फेंक दिया जाता था, जिनमें से एक पीने के पानी का स्रोत भी थी। शहर में 4 बड़े अस्पताल थे, लेकिन चिकित्सकों और अस्पताल के बिस्तरों की कमी थी। शहर में कोई सामूहिक दुर्घटना आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी नहीं थी। जब खतरनाक उद्योग विनिर्माण संयंत्रों के लिए साइट चुनते हैं, तो मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के भविष्य के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि किसी भी आपदा के होने से पहले अग्रिम योजना के लिए उपयुक्त संसाधन समर्पित किए जाएं। जिन समुदायों के पास ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाओं का पर्याप्त रूप से जवाब देने के लिए बुनियादी ढांचा और तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है, उन्हें खतरनाक उद्योगों के लिए स्थलों के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए। घटना के बाद के कानूनी कार्रवाई के क्रम को समझते हैं। औपचारिक बयान जारी किए गए थे कि हवा, पानी, वनस्पति, खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं, लेकिन मछली खाने से मना किया गया। गैसों के संपर्क में आने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 2 लाख के आसपास थी। कुछ ही हफ्तों के भीतर राज्य सरकार ने पीड़ितों के इलाज के लिए गैस प्रभावित क्षेत्र में कई अस्पताल, क्लिनिक और मोबाइल यूनिट स्थापित किए। यूसीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतीय सरकार, स्थानीय भोपाल अधिकारी और आपदा पीड़ितों से जुड़ी कानूनी कार्रवाई आपदा के तुरंत बाद शुरू की गई। भारत सरकार ने मार्च 1985 में भोपाल गैस रिसाव अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारत सरकार को आपदा के पीड़ितों के लिए कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। अप्रैल 1985 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय अदालत प्रणाली में प्रारंभिक मुकदमे दायर किए गए। अंततः फरवरी
1989 में हुए एक आउट ऑफ कोर्ट समझौते में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल आपदा में हुए नुकसान के लिए $470 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति दी। यह राशि वह तुरंत चुका भी दिया। 1990 के दौरान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझौते के खिलाफ अपील की सुनवाई की। अक्टूबर 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल $470 को बरकरार रखा तथा मूल निर्णय को चुनौती देने वाली किसी भी अन्य लंबित याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने भारत सरकार को समझौता निधि से 1 लाख व्यक्तियों को कवर करने के लिए एक समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी खरीदने का आदेश दिया, जिनमें बाद में लक्षण विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा समझौता निधि में किसी भी कमी को पूरा करने का आदेश दिया गया। इसने यूसीसी और इसकी सहायक कंपनी यूसीआईएल से अनुरोध किया कि वे भोपाल आपदा के पीड़ित का विशेष रूप से इलाज करने के लिए अनुमानित $17 बिलियन की लागत दे। भोपाल में एक अस्पताल को स्वेच्छा से वित्त पोषित करे। कंपनी इस पर भी सहमत हो गई। इस घटना के बाद निपटान की गतिविधि। यूसीसी के अध्यक्ष और सीईओ वॉरेन एंडरसन को 7 दिसंबर 1984 को के मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में गिरफ्तार किया और जमानत पर रिहा किया। एंडरसन को यूसीसी के घर ले जाया गया, जिसके बाद 6 घंटे के बाद उन्हें $2100 की जमानत पर रिहा कर दिया गया और सरकारी विमान से देश के बाहर भेज दिया गया। एंडरसन, 8 अन्य अधिकारियों और कंपनी के 2 सहयोगियों पर हत्या के आरोप लगे। भारतीय अदालत में पेश होने को कहा गया। जवाब में यूनियन कार्बाइड ने कहा कि कंपनी भारतीय अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 1991 में स्थानीय भोपाल अधिकारियों ने एंडरसन पर, जो 1986 में सेवानिवृत्त हो चुके थे, हत्या का आरोप लगाया। एक ऐसा अपराध जिसके लिए अधिकतम 10 साल जेल की सजा है। उन्हें 1 फरवरी 1992 को भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्याय से भगोड़ा घोषित किया गया था और वर्ष 2014 से भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारोबार से संबंधित कई मामलों में डाउ को प्रतिवादी नामित किया गया है। 2004 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के पीड़ितों को विशेष निपटान राशि जारी करने का आदेश दिया और सितंबर 2006 में भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कल्याण आयोग ने घोषणा की कि सभी मूल मुआवजा दावों और संशोधित याचिकाओं को समाप्त कर दिया गया। जून 2010 में यूसीआईएल के 7 पूर्व कर्मचारियों, सभी भारतीय नागरिक और उनमें से कई की उम्र 70 के आसपास थी, को लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया गया था। इनमें से प्रत्येक को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। फैसले के तुरंत बाद सभी को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। यूएस संघीय वर्ग कार्रवाई मुकदमा साहू बनाम यूनियन कार्बाइड और वारेन एंडरसन 1999 में यूएस एलिशन टॉर्ट्स क्लेम्स एक्ट के तहत दायर किया गया, जो मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नागरिक उपचार प्रदान करता है। इसने व्यक्तिगत चोट के लिए हर्जाना, चिकित्सा निगरानी और भोपाल सहित पास आवासीय क्षेत्र के लिए पीने के पानी की आपूर्ति की सफाई के रूप में निषेधाज्ञा राहत की मांग की। मुकदमा 2012 में खारिज कर दिया गया और बाद में अपील से इनकार कर दिया गया। एंडरसन की 2014 में मृत्यु हो गई। इस घटना की वजह से दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़े, आइए उनमें से कुछ पॉइंट्स को हम समझते हैं। अधिकारियों ने कुल 36 वार्डों को गैस प्रभावित के रूप में चिन्हित किया, जिससे 5,20,000 की आबादी प्रभावित हुई। इनमें 2,15,000 वर्ष से कम आयु के थे, 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। आधिकारिक तौर पर तत्काल मृत्यु दर 2259 थी और 1991 में यह 3,928 मौतों के आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से संबंधित कुल 3,787 मौतों की पुष्टि की थी। बाद में प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार करके इसमें 7 लाख नागरिक शामिल किए गए। 2006 में एक सरकारी हलफनामे में कहा गया कि रिसाव के कारण 5,58,125 लोग घायल हुए, जिसमें 38,478 अस्थायी आंशिक चोटें और लगभग 3,900 गंभीर और स्थायी रूप से अक्षम करने वाली चोटें शामिल हैं। इस अध्ययन और रिपोर्ट के अनुसार जो दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभाव थे वो कुछ इस प्रकार हैं। आँखें, इनमें क्रोनिक नेत्र स्लिम शोध, कॉर्निया पर निशान, कॉर्नियल अपारदर्शिता, प्रारंभिक मोतियाबिंद। श्वसन पथ में प्रभाव, अवरोध या प्रतिबंधात्मक रोग, फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस, टीबी और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का बढ़ना, फेफड़ों में जलन जिससे खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई, अधिक जोखिम के कारण तरल पदार्थ का निर्माण, फुफ्फुसीय एनीमा जिसे कहा जाता है, इससे अस्थमा हुआ,
तंत्रिका तंत्र में प्रभाव, स्मृति हानि, सूक्ष्म मोटर कौशल और शून्यता आदि। मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रसव पूर्व और नवजात मृत्यु दर में वृद्धि, विकास में कमी, बौद्धिक क्षीणता आदि। कैंसर का खतरा, उत्परिवर्तन के कारण दूध संदूषण, माताओं के स्तन दूध में विषाक्त पदार्थ पाए गए जो प्राप्तकर्ता शिशुओं में भी पहुंच गए। इस दुर्घटना की वजह से मिट्टी और पानी पर भी प्रभाव हुआ। मिट्टी के नमूनों में सीसा, निकल, तांबा, क्रोमियम, हेक्साक्लोरोसाइक्लोफेक्सेन और क्लोरोबेंजीन पाए गए। मिट्टी में पारा मानक स्तर से 20,000 से 6 लाख गुना अधिक पाया गया। स्वास्थ्य देखभाल पर भी प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने मुख्य रूप से गैस पीड़ितों के अस्पताल आधारित सेवाओं को बढ़ाने पर केंद्र किया था, इसलिए आपदा के बाद अस्पतालों का निर्माण किया गया था। अब यूसीआईएल में अपने शेयर बेचना चाहती थी, जो उसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह पीड़ितों की चिकित्सा देखभाल के लिए 500 बिस्तर वाला अस्पताल का वित्त पोषण करे। इस प्रकार भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का 1998 में उद्घाटन किया गया और उसे 8 साल तक पीड़ितों को मुफ्त सेवा देने के लिए कहा गया। बीएचएमआरसी 350 बिस्तरों के वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल था, जहां हृदय शल्य चिकित्सा और हीमोडायलिसिस किया जाता था। संभावना ट्रस्ट 1995 में पंजीकृत एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो गैस पीड़ितों को आधुनिक और आयुर्वेदिक उपचार निःशुल्क प्रदान करता है। पर्यावरण पुनर्वास। 1982 में यूसीआईएल कारखाने के आसपास के ट्यूबवेलों को बंद करना पड़ा। 1989 में यूसीसी के प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण से पता चला कि कारखाने के पास और संयंत्र के अंदर से एकत्र किए गए मिट्टी और पानी के नमूने मछलियों के लिए विषाक्त थे। कई अन्य अध्ययनों से भी क्षेत्र में प्रदूषित मिट्टी और भूजल को दर्शाया। रिपोर्ट किए गए प्रदूषणकारी यौगिकों में 1-नेफ्थॉल, नेफ्थलीन, सेविन, टर्रिक अवशेष, पारा, विषाक्त आर्गेनोक्लोरीन, वाष्पशील आर्गेनोक्लोरीन यौगिक, क्रोमियम, तांबा, निकल, सीसा, हेक्साक्लोरोमेथेन, हेक्साक्लोरोब्यूटाइडिन और कीटनाशक HCH शामिल थे। व्यावसायिक और आवास पुनर्विकास योजना। यह अनुमान लगाया गया था कि 50,000 लोगों को वैकल्पिक नौकरियों की आवश्यकता है। 100 से भी कम गैस पीड़ितों को सरकारी योजना के तहत नियमित रोजगार मिला। सरकार ने भोपाल के बाहर विधवा कॉलोनी कहलाने वाली 2 और 4 मंजिला इमारतों में 2,486 फ्लैट बनाने की योजना बनाई थी। पानी ऊपरी मंजिलों तक पहुंचता नहीं था और मवेशियों को रखना संभव नहीं था, जो उनका प्राथमिक व्यवसाय था। आर्थिक पुनर्वास। राहत कार्य 1985 में शुरू हुए, जब राशन कार्ड के साथ साथ अल्प अवधि के लिए खाद्यान्न वितरित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार अक्टूबर 2003 के अंत तक 5,54,895 घायलों को और 15,310 मृतकों के जीवित बचे लोगों को मुआवजा दिया जा चुका था। मृतकों के परिवार को दी जाने वाली औसत राशि $2,200 थी। 24 जून 2010 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने $12,650 मिलियन की सहायता पैकेज को मंजूरी दी, जिसे सरकार के माध्यम से भारतीय करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया गया। कुछ अन्य प्रभाव। 1985 में कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक हेनरी वैक्समैन ने भोपाल आपदा की अमेरिकी सरकार से जांच करने की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में विशेष रसायनों को आकस्मिक रसायनों के संबंध में कानून बनाया गया था। इस विषय के बारे में यह जानकारी एकत्र करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी एक बड़ी औद्योगिक आपदा के कारण और परिणामों को समझने में मदद करती है। ऐसी घटनाओं में मानवीय त्रुटि, लापरवाही, विनियामक विफलताओं की भूमिका का विश्लेषण करने में यह हमें मदद करती है। व्यक्ति, समुदाय, पर्यावरण पर औद्योगिक आपदाओं के प्रभाव को जांचने में भी यह हमें मदद करती है। प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने, सरकार और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा संकटों का प्रबंधन करने के बारे में यह हमें जानकारी देती है। भोपाल गैस त्रासदी में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने में भी यह हमें मदद करती है। उस समय लागू सुरक्षा उपाय, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं के प्रभावशीलता का भी आकलन करने में यह मदद करती है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभाव का विश्लेषण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपदा स्थितियों में निगमों और सरकार की कानून और नैतिक जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने में यह हमें मूल रूप से ज्ञान प्रदान करता है। तो यह था आज के विषय के बारे में आज की जानकारी। इसके आने वाले व्याख्यान में आप पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।